यहूदी यूरोप में सदियों से रह रहे थे। उन्होंने तिजारत, इल्म, फ़नून और बैंकिंग के शोबों में अपनी मेहनत से नाम कमाया था, लेकिन बदकिस्मती से यही कामयाबी उनके लिए नफरत का सबब बन गई। यूरोप में कई लोग यहूदियों को शक की नज़र से देखने लगे। उन पर इल्ज़ाम लगाया जाता था कि यहूदी सूदखोरी करते हैं और आम लोगों को लूटते हैं। यहूदी खुफिया साजिशों के ज़रिए सियासत और मईशत पर कब्ज़ा करना चाहते हैं। यहूदी अपनी अलहदा शनाख्त रखते हैं और यूरोप की सकाफत में जम नहीं होते। नाज़ी जर्मनी ने इन इल्ज़ामात को अपनी नफ़रत की बुनियाद बनाया। एडोल्फ हिटलर और उसके साथियों ने प्रोपेगेंडा किया कि यहूदी जर्मनी की बर्बादी की जड़ हैं और उनसे निजात हासिल करना ज़रूरी है ताकि जर्मन कौम दोबारा अजीम बन सके। इसी नफ़रत का नतीजा होलोकॉस्ट की सूरत में निकला। लाखों यहूदियों को कैंपों में कैद किया गया, भूखा रखा गया, जहर दिया गया, गोलियों से मारा गया और गैस चेंबरों में ख़त्म कर दिया गया। जब जंग ख़त्म हुई तो यूरोप में यहूदियों की तादाद बहुत कम हो चुकी थी और जो बच गए थे वो बेघर, बेसरो सामान और खौफज़दा थे। यहूदियों का फ़लस्तीन की तरफ रुख। अब सवाल पैदा हुआ, इन बच जाने वाले यहूदियों के लिए एक महफूज ठिकाना कहाँ हो। यहूदियों की सदियों पुरानी ख्वाहिश थी कि वो फ़लस्तीन वापस जाएं, क्योंकि ये उनकी मुक़द्दस सरज़मीन थी। उनका अक़ीदा था कि यही वो ज़मीन है जहाँ उनके नबी, बादशाह और बुज़ुर्ग आबाद थे और यही उनकी मजहबी रिवायात की जड़ है। 19वीं सदी में सयूनी तहरीक शुरू हो चुकी थी, जिसका मकसद था कि दुनिया भर के यहूदियों को फ़लस्तीन में उनके एक नाशनी वतन मिले। जब दूसरी जंग अजीम ख़त्म हुई तो इस तहरीक को एक नई ताकत मिली, क्योंकि अब पूरी दुनिया ने होलोकॉस्ट की होलनाकी को देखा। मगरबी मुल्कों, ख़ास तौर पर बरतानिया और अमेरिका में हमदर्दी लहराती। ब्रिटानिया उस वक्त फ़लस्तीन पर हुकूमत कर रहा था और उसे अपनी नौआबादिया पॉलिसियों और अरब मलाइका की दरमियान रास्ता निकालना था। लेकिन आलमी दबाव और यहूदियों की हालत ज़ार ने बरतानिया को मजबूर कर दिया कि वो अक़वाम मुत्तहिदा में खुतू ले ले। फ़लस्तीन में यहूदियों के काफ़िले फ़लस्तीन पहुँचने लगे। शुरू में उनकी तादाद कम थी तो फ़लस्तीनियों ने ज़्यादा मुखालिफत ना की, मगर जब यहूदियों की आमद बढ़ने लगी और वो ज़मीनें ख़रीद कर अपनी बस्तियाँ बसाने लगे, जब अक़वाम मुत्तहिदा ने फ़लस्तीन को अरब और यहूदी रियासतों में तकसीम करने का मंसूबा पेश किया और फिर इसराइल के क़याम का ऐलान हुआ, तो अरब मुल्कों में गुस्से की लहर दौड़ गई। उन मुल्कों को लगा कि उनके भाइयों यानी फ़लस्तीनियों की ज़मीन छीन ली गई है। इसी गुस्से में अरब मुल्कों ने इसराइल के खिलाफ जंग छेड़ दी। उर्दन, लुबनान और इराक जैसे अरब मुल्कों ने इसराइल के खिलाफ फ़ौजी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। उनका मकसद था कि इसराइल को ख़त्म किया जाए और फ़लस्तीन की ज़मीन को आज़ाद कराया जाए। लेकिन उन मुल्कों की आपस की नाइत्तेफ़ाक़ी और इसराइल की बेहतर तंजीम की वजह से ये जंग के लिए कामयाब ना हो सकी। इसराइल न सिर्फ कायम रहा बल्कि उसने मज़ीद ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया। ईरान का रद्द-ए-अमल और उस वक्त की क़यादत। यहाँ ईरान का रवैया थोड़ा मुख्तलिफ था। उस वक्त ईरान में वज़ीर आज़म मोहम्मद मुसद्दक़ नहीं बल्कि इसराइल के क़याम के वक्त अहमद क़वाम वज़ीर आज़म थे। अलबत्ता मोहम्मद रज़ा शाह पहलवी बादशाह थे और असल ताकत उन्हीं के हाथ में थी। ईरान ने अरब मुल्कों की तरह खुलकर इसराइल की मुखालफत नहीं की। ईरान ने इसराइल को जल्द ही तस्लीम कर लिया, अगरचे खामोशी के साथ। ईरान के इस फैसले के पीछे कई वजूहात थी। ईरान खुद को अरब मुल्कों से अलग समझता था, क्योंकि ईरान की अक्सरियत शिया थी जबकि अरब ममालिक ज़्यादातर सुन्नी थे। ईरान का झुकाव मगरबी मुल्कों की तरफ था और वो मगरब की खुशनुदी हासिल करना चाहता था। ईरान इसराइल को एक जदीद, तरक्की पजीर और मगरब नवाज मुल्क के तौर पर देखता था, जिससे उसे सीखने का मौका मिल सकता था। ईरान और इसराइल की दोस्ती कैसे बढ़ी? ईरान और इसराइल के दरमियान जल्द ही खुफिया मगर गहरे ताल्लुकात कायम हो गए। ईरान ने इसराइल को तेल की सप्लाई दी, क्योंकि अरब मुल्क इसराइल को तेल नहीं देते थे। इसराइल ने ईरान को ज़रूरी टेक्नोलॉजी, पानी की स्कीमों और फ़ौजी तरबियत में मदद फराहम की। दोनों मुल्कों की खुफिया एजेंसियाँ, ईरान की सावाक और इसराइल की मोसाद, एक दूसरे से मालूमात का तबादला करती थीं, ख़ास तौर पर अरब कौम परस्त तहरीकों और सोवियत असरात के खिलाफ। ये ताल्लुकात ज़्यादातर शाह ईरान के दौर में परवान चढ़े और दोनों मुल्कों को एक दूसरे से फ़ायदा पहुँचा। ईरान में मोहम्मद रज़ा शाह पहलवी के दौर में मुल्क में तरक्की तो हुई, मगर अवाम में गुस्सा भी बढ़ने लगा। शाह की पॉलिसियों पर इल्ज़ाम लगने लगा कि वो सिर्फ अमीर तबके को फ़ायदे दे रही हैं और आम आवाम गुर्बत का शिकार हो रही है। शाह पर यह भी इल्ज़ाम था कि वो मगरबी मुल्कों, ख़ास तौर पर अमेरिका और इसराइल का बहुत ज़्यादा साथ दे रहा है और ईरान की इस्लामी रिवायात को नज़रअंदाज कर रहा है। सावाक की सख्तियाँ और शाह की आमिराना रविश ने अवाम में नफरत पैदा कर दी। इन्हीं हालात के नतीजे में ईरान में इस्लामी इनकलाब बर्पा हुआ। इस इनकलाब की क़यादत आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुनैनी ने की। इनकलाब के बाद शाह को मुल्क छोड़ना पड़ा और ईरान इस्लामी जमहूरिया बन गया। इनकलाब के बाद ईरान और इसराइल के ताल्लुकात। इनकलाब के बाद ईरान ने फ़ौरन इसराइल को अपना दुश्मन करार दे दिया।
ईरान ने इसराइल के साथ तमाम सिफारती और तिजारती ताल्लुकात तोड़ दिए। ईरान ने फ़लस्तीनियों की खुलकर हिमायत शुरू कर दी और इसराइल को शैतान की नाजायज़ रियासत कहना शुरू कर दिया। ईरान ने हिजबुल्लाह, हमास और दीगर तंजीमों को माली और अस्करी मदद देना शुरू कर दी जो इसराइल के खिलाफ काम कर रही थी। इसके बाद से ईरान और इसराइल के ताल्लुकात खुली दुश्मनी में बदल गए। हालिया कशीदगी, जून 2025 की सूरत हाल। आज ईरान और इसराइल के ताल्लुकात निहायत खतरनाक मोड़ पर खड़े हैं। जून के महीने में दिन ब दिन कशीदगी में इजाफा हो रहा है। इसराइल ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम को अपने वजूद के लिए खतरा करार दिया है और कहा है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो ईरान पर फौजी कार्रवाई की जाएगी। ईरान ने भी ऐलान किया है कि वो इसराइल की किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देगा। दोनों मुल्कों के दरमियान साइबर हमले, खुफिया एजेंटों की कार्रवाइयाँ और समंदरी रास्तों पर परासरार हमले बढ़ चुके हैं। खित्ते में जंग के बादल मंडला रहे हैं और आलमी ताकतें इस कशीदगी को कम करने की कोशिश में हैं, मगर अभी तक कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। ईरान और इसराइल की दुश्मनी आज सिर्फ दोनों मुल्कों तक महदूद नहीं रही, बल्कि इसका असर पूरे मशरिक़ वस्ता और दुनिया की सियासत पर पड़ रहा है।